मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी सेल बायोलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी। पेपर 2 सेक्शन ए। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कोशिका कला अभिगमन। कोशिका कला अभिगमन। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हमारा पेपर है उसका नाम है सेल बायोलॉजी। कोशिका कला अभिगमन, इसमें हमने पहला पढ़ लिया था पैसिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय अभिगमन, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का उपयोग या ऊर्जा का व्यय नहीं होता, इसलिए इसे निष्क्रिय कहा जाता है, यानी कि एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, सो दिस इज टर्म्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो होता है अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण, ठीक है ना। हमेशा मॉलिक्यूल्स अपनी कम कंसंट्रेशन से, अपनी लो कंसंट्रेशन से अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल तक कुछ लिख चुके थे, आगे लिखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से होकर प्लाज्मा झिल्ली से होकर, प्लाज्मा झिल्ली से होकर जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा झिल्ली से होकर जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि आदि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण या निष्क्रिय अभिगमन विसरण या निष्क्रिय अभिगमन
या निष्क्रिय अभिगमन विसरण या निष्क्रिय अभिगमन क्रिया द्वारा की क्रिया इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा करते हैं, यानी कि ये जो भी अणु हमारे सामने लिखे दिख रहे हैं, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, अमीनो अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा और भी बहुत से अणु जो हैं वो विसरण की क्रिया द्वारा या फिर निष्क्रिय अभिगमन की क्रिया द्वारा कोशिका कला से एक कोशिका कला को पार करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं और इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ वो जाते हैं और ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। इसी को अपन इंग्लिश में ले लेते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन by passive transport or diffusion or diffusion from their high concentration to low concentration. From their high concentration to low concentration. यह पाया गया है कि अणु जितना छोटा होता है एवं लिपिड में
जितना घुलनशील होता है एवं लिपिड में जितना घुलनशील होता है अधिक सरलता के साथ कोशिका में प्रवेश करता है। अधिक सरलता के साथ कोशिका में प्रवेश करता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इट हैज़ बीन फाउंड that more small the molecule and more soluble in lipid, that the molecule which is more small and more soluble in lipids and more soluble in lipids can cross the plasma membrane easily। मॉलिक्यूल यानी अणु जितना छोटा होता है, जितना स्मॉल होता है, और वसा में जितना घुलनशील होता है, जितना इजीली वो लिपिड के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, वो उतनी ही इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। लिखते हैं हम विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऊपर लिख लेते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है विसरण की गति। हम कारकों की डायरेक्ट बात लिख रहे हैं, विसरण की गति। ठीक है, विसरण की गति। ये विसरण की गति जो है ये किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है, हम उसको लिखेंगे। सबसे पहला विसरित पदार्थ की सांद्रता। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा विसरण की गति होगी। विसरित पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं अपन
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, इंग्लिश में इसे लिखेंगे अपन डिफ्यूज़न रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of molecule to be diffused. Diffusion rate directly proportional to concentration of molecule to be diffused। ठीक है। दूसरा, अभी विसरण की गति हमें बार बार लिखनी है। दूसरा, ये किसके ऊपर सीधा निर्भर करता है? माध्यम का ताप। डिफ्यूज़न रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मीडियम। माध्यम का ताप यानी कि मीडियम का टेम्परेचर। तीसरा है विसरण की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस पृष्ठ सतह। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न रेट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सरफेस एरिया। क्रॉस सरफेस एरिया। तीसरा है, 3 हो गए हमारे। चौथा पॉइंट है विसरण की गति। यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती। समानुपाती का अर्थ है कि जितना ज़्यादा माध्यम का ताप होगा उतना ही ज़्यादा विसरण की गति होगी। जितनी ज़्यादा क्रॉस पृष्ठ सतह होगी, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूज़न की रेट होगी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, विसित पदार्थ की सांद्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा विसरण की गति होगी। चौथा है विसरण की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनली समानुपाती होती है विसरित पदार्थ की लिपिड में विलेयता। विसरित पदार्थ की लिपिड में विलेयता यानी कि डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of diffused molecule in lipid। लिपिड में विलेयता यानी कि लिपिड के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उन पदार्थों की जो विसरण की गति होगी वो अधिक होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल इन लिपिड्स। फिफ्थ है विसरण की गति। अब बात आ जाती है व्युत्क्रमानुपाती की। ठीक है, यानी कि अब इसका हम बात कर देते हैं उल्टा। अभी तो होता था समानुपाती, अब हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती यानी कि
1 बटा अणु का आमाप जो अणु जिसको डिफ्यूज होना है, जिसको विसरित होना है, अगर उसका आमाप, उसका साइज ज़्यादा है तो विसरण की गति कम हो जाएगी। ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इसका उल्टा होगा। डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल टू बी डिफ्यूज्ड। मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा है, डिफ्यूजन रेट उतनी ही कम होगी। सिक्स्थ है विसरण की गति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुभार, अणु का अणुभार। यानी डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो लिखा है दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। विसरण की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के, यानी जितनी दूरी होगी विसरण की गति उतनी ही कम होगी। डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन का आवेश। डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, आयन का आवेश। ठीक है, नवा है पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। जितना ज़्यादा पदार्थ का घनत्व होगा उसके विसरण की गति उतनी ही कम होगी। पदार्थ का घनत्व डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी है ये वास्तव में, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैं केवल डेंसिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इन 9 कारकों के ऊपर विसरण की गति जो है वो निर्भर करती है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा विसरण। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। सेकंड पॉइंट है ऑस्मोसिस यानी परासरण।
परासरण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो परासरण ये क्या प्रक्रिया है? परासरण बिल्कुल विसरण के जैसी ही प्रक्रिया है। इसमें भी पदार्थ जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। परासरण यानी ऑस्मोसिस के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो सब्सटेंस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विसरण के अंदर विसरित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो यानी डिफ्यूज़न के अंदर जो डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको डिफ्यूज़न होना है, जिनका डिफ्यूज़न होना है, वो सभी पदार्थ या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वास्तव में सॉल्यूट के यानी कि विलेय के अणु होते हैं। परासरण में वो सभी पदार्थ जो विसरित होते हैं, ठीक है ना, जिनका परासरण होता है यानी जो गति करते हैं, वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना होके यानी कि विलेय के अणु ना होके विलायक के अणु यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from their high concentration to लो कंसंट्रेशन। कुछ बुक्स के अंदर आपको उल्टा लिखा मिलेगा तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ बुक्स के अंदर लिखा मिलेगा कि विलेय के अणुओं का या जल के अणुओं का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि अधिकतर जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, अधिकतर सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वाटर ही होता है। इसलिए किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं अपनी स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये कहलाता है डिफ्यूज ऑस्मोसिस। ठीक है ना, कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन वहाँ पे जो लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये शब्द लिखा नहीं मिलेगा देयर। देयर का मतलब है यहाँ पे वाटर, यहाँ पे देयर का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल। अगर कोई विलयन है, पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन को हिंदी में भी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ। विलायक के अणुओं का इसको अपन अंडरलाइन करेंगे। विलायक के अणुओं का ब्रैकेट में लिख देते हैं जल के अणु। स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के गमन करना। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको अपन समझते हैं। जल के अणुओं का स्वयं की उच्च सांद्रता से, खुद की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना,
जब जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी तो विलेय की जो हमारे पास सॉल्यूशन है विलयन उसकी सांद्रता कम होगी। तो बुक में अगर आपको ये लिखा मिले कि जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से, जल के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करना परासरण कहलाता है, तो वो भी सही होगा, लेकिन वहाँ पे आपको ये स्वयं शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब इसको अपन एक बार, आप पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसको अपन एक बार डायग्राम से समझेंगे कि क्या होती है ये प्रोसेस। अब समझते हैं अपन इसको। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यह है वाटर मॉलिक्यूल्स को तो क्रॉस होने देती है, यानी जल के अणु को तो यह गुजरने देती है। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को तो क्रॉस होने देती है। इसको हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट यानी कि विलायक। लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यानी कि विलेय के अणु को ये अपने अंदर से होकर के क्रॉस नहीं करने देती। ठीक है, ये होगी बात। अब एक बार हम समझते हैं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। देखो, हम बात करते हैं विलयन की। विलयन दो पदार्थों से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। दो पदार्थों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय यानी कि सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। विलायक यानी सॉल्वेंट। एक होता है विलेय यानी कि सॉल्यूट और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। अगर हम चीनी को पानी में घोलें, चीनी को पानी में घोलें तो चीनी होगी, चीनी तो क्या होगी, विलेय, और पानी जो होगा वो होगा विलायक। ठीक है, यानी चीनी तो होगी सॉल्यूट और जो पानी होगा वो होगा सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर हम नमक को पानी में घोलें तो नमक होगा विलेय यानी सॉल्यूट और जो पानी होगा यहाँ पे वो होगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। ठीक है ना। अब एक बीकर के अंदर 50 ml वाटर है, 50 ml पानी इसके अंदर है। इसमें आप
10 ग्राम 10 ग्राम इसमें हमने साल्ट डिज़ोल्व कर दिया, NaCl इसमें हमने डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, ये होगी बात। ठीक इसी तरह एक दूसरा बीकर है, इसमें भी वही 50 ml पानी है, इसमें भी 50 ml पानी है, लेकिन इसमें जो साल्ट हमने डिज़ोल्व किया है वो किया है केवल 2 ग्राम NaCl, केवल 2 ग्राम NaCl। तो अब जो विलयन है, 2 विलयन हमारे पास हो गए, एक तो विलयन A और एक हो गया विलयन B। तो विलयन A की सांद्रता यानी कि A सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन B सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, यानी कि विलयन A की सांद्रता विलयन B की सांद्रता से अधिक होगी, क्योंकि सांद्रता हमेशा हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो विलेय के आधार पर यानी सॉल्यूट के आधार पर ही कैलकुलेट करते हैं। सांद्रता को हमेशा विलेय यानी सॉल्यूट के आधार पर ही गणना की जाती है, कंसंट्रेशन को हमेशा सॉल्यूट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो विलयन A की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन A, ये जो दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया जाता है ये कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन A इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन B। ये तो हो गई सिंपल बात। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें, पानी की सांद्रता को अगर हम नोट करना चाहें, पानी यानी कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम नोट करना चाहें, तो पानी की कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे विलायक की जो सांद्रता है वो अधिक है, जबकि यहाँ पे विलायक की सांद्रता कम है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O इन A और कंसंट्रेशन ऑफ H2O इन B, ये होगा। ठीक है, ये स्थिति होगी। अगर साधारण तौर पे अगर हम सांद्रता की बात करें तो A की सांद्रता B की सांद्रता से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे NaCl यानी कि विलेय के जो अणु हैं उनकी सांद्रता ज़्यादा है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर इन द A देन इन द B सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गई बात एक नॉर्मल कंसंट्रेशन की। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन B में ज़्यादा है बजाय A के। ठीक है, सांद्रता जो है जल के अणुओं की B में अधिक है A के मुकाबले। तो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जल के अणु हमेशा अपनी स्वयं की उच्च सांद्रता से, जल के अणु की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर गति करेंगे। यहाँ पे ऐसे गति करेंगे नहीं, दोनों के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया। जल के अणु स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेंगे अगर जल के अणुओं की बात की जाए तो। और अगर हम विलयन की सांद्रता की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें, तो वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन तो भले ही ज़्यादा हो लेकिन कुल कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे कम है। ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गति करेंगे। यही प्रक्रिया ऑस्मोसिस यानी परासरण कहलाती है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। बच्चों आज के लिए तो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।